नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आयुष्मान भव में आज हम बात करेंगे स्ट्रोक यानी पक्षाघात की। दुनिया में होने वाली मौतों में स्ट्रोक दूसरा प्रमुख कारण है, जबकि विकलांगता का ये तीसरा प्रमुख कारण है। दुनिया भर में स्ट्रोक के मामलों में 20 से 25% भारत के होते हैं। हर साल लगभग 18 लाख भारतीय इससे पीड़ित होते हैं। आज आयुष्मान भव में हम जानेंगे स्ट्रोक के बारे में, क्या है इसके लक्षण, जानेंगे आखिर क्यों आता है स्ट्रोक और किन उपायों को अपनाकर स्ट्रोक से बचा जा सकता है। साथ ही कैसे पहचाने कि किसी को स्ट्रोक आया है। और इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 3 खास मेहमान जो अलग अलग पैथी से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष कुमार भट्टेड़ और होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर जूही गुप्ता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। स्ट्रोक को लेकर आज जागरूकता की बहुत जरूरत है। स्ट्रोक होने वाले मरीज को 4 घंटे के अंदर अगर इलाज मिल जाए तो रिकवरी जल्द हो जाती है। ज्यादा देर होने पर स्थिति गंभीर होती जाती है। सही जानकारी ना होने या समय पर इलाज ना मिलने से 1/3 लोगों की मौत हो जाती है, करीब 1/3 लोग अपंग हो जाते हैं और 1/3 लोग वक्त पर सही इलाज मिलने से पूरी तरह से ठीक भी हो जाते हैं। इसलिए स्ट्रोक के प्रति अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। स्ट्रोक यानी पक्षाघात अब सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रह गया है। बदलती जीवन शैली के चलते अब किसी भी उम्र का व्यक्ति इसके शिकंजे में आ सकता है। आज के समय में हर 4 में से 1 व्यक्ति को स्ट्रोक का खतरा है। स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क के किसी हिस्से में खून की सप्लाई ठीक से नहीं हो पाती या कम हो जाती है। इस कारण मस्तिष्क के ऊतकों और ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति बाधित हो जाती है। ऐसे में कुछ ही मिनटों के भीतर मस्तिष्क की कोशिकाएं मरनी शुरू हो जाती हैं। अगर इलाज शुरू ना हो तो हर सेकंड 32,000 मस्तिष्क कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती जाती हैं। एक अध्ययन के अनुसार फिलहाल सिर्फ 10 से 15% स्ट्रोक पीड़ित ही पूरी तरह से ठीक हो पाते हैं। 25 से 30% लोगों में हल्की विकलांगता रह जाती है। 40 से 50% को गंभीर नुकसान का सामना करना पड़ता है और 10 से 15% लोगों की स्ट्रोक के तुरंत बाद मौत हो जाती है। स्ट्रोक के बाद समय पर इलाज और सही देखरेख से काफी फायदा हो सकता है। अगर स्ट्रोक को शुरुआत में ही पहचान कर इलाज दिया जाए तो प्रभावित लोग सामान्य जीवन जी सकते हैं। इसका असरदार इलाज मौजूद है। लक्षण दिखने के शुरुआती 4.5 घंटे में इलाज शुरू हो जाए तो बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। इसके अलावा जो लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं उन्हें फिजियोथेरेपी के साथ धीरे धीरे काफी हद तक ठीक करने में मदद मिल सकती है। स्ट्रोक के पहले 24 घंटे के भीतर इलाज से नुकसान को 70% तक कम किया जा सकता है। तो स्ट्रोक से जुड़े हर पहलू पर बात करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, स्ट्रोक के खतरे की बात करें तो आज हर 4 में से 1 व्यक्ति को स्ट्रोक का खतरा है। आसान शब्दों में अगर आप समझाएं कि स्ट्रोक यानी पक्षाघात है क्या और अगर ये आता है तो कितना नुकसान हो सकता है किसी व्यक्ति को। होता है जो खून की नलियां हैं, जो खून बह रहा है वो रुक जाता है या जम जाता है। इसको हम इश्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं। एक और होता है जिसमें जो खून की नली है वो किसी भी कारण, जो सबसे कॉमन कारण होता है वो ब्लड प्रेशर है, उसकी वजह से वो खून की नली फट जाती है, जिसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। और एक और होता है जो पर्टिकुलरली औरतों में ज़्यादा होता है, जो प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के बाद होता है तुरंत। इसमें क्या होता है, जो वेन्स होती हैं, जो भी एक प्रकार की खून की नली है, वो ब्लॉक हो जाती हैं या कभी-कभी ब्लॉक होके फट भी सकती हैं, जिसको हम सेरिब्रल वेनस थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार के स्ट्रोक होते हैं। इसके अलावा एक सर्जिकल स्ट्रोक होता है जिसमें एन्यूरिज्म होती है, वो फट जाती है, जिसको हम सब एरेक्नॉइड हेमरेज बोलते हैं, पर वो न्यूरोसर्जिकल कारणों में आता है। न्यूरोलॉजिकल स्ट्रोक का मतलब है या तो इश्चेमिक स्ट्रोक, या तो हेमरेजिक स्ट्रोक, या फिर सेरिब्रल वेनस थ्रोम्बोसिस। जी, इसके अलावा अगर आयुर्वेद के नजरिए से हम समझना चाहें तो डॉक्टर भट्टेड़, स्ट्रोक पक्षाघात को लेकर आयुर्वेद क्या कहता है?
जी मैडम, आयुर्वेद में स्ट्रोक को हम पक्षाघात के नाम से संबोधन करते हैं और इसका बहुत ही क्लियर डिस्क्रिप्शन आयुर्वेद में लगभग 3500-4000 साल पहले हमारे संहिता ग्रंथों में दिया गया है, जिसमें शरीर का एक हिस्सा बाया या दाया मतलब लेफ्ट लोअर लिम्ब, लेफ्ट राइट अपर लिम्ब एंड राइट लोअर लिम्ब, इस तरह से एक हिस्सा जो है वो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होने के कारण काम करना बंद होता है, जिसको चेष्टा नाश हम कहते हैं। उसका फंक्शन कम हो जाते हैं या पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। तो इसको दो स्थितियों में हम देखते हैं, जिसको अभी मॉडर्न साइंस जैसे स्ट्रोक इन एवोल्यूशन कहता है कि जो धीरे धीरे बंद जाता है, तो उसको हम पक्षवात कहते हैं। और जब पूरी तरह से स्ट्रोक हो जाता है, जब आघात हो जाता है, जिसको हम आयुर्वेद में पक्षाघात कहते हैं। तो कभी कभी इन पेशेंटों में इसके साथ में वाक संग मतलब बोलने में भी दिक्कत होती है या पूरी तरह से स्पीच का भी लॉस हो जाता है, तो वह भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसमें होता है। और ये कभी कभी दो तरह का होता है, इसमें इप्सिलैटरल और कॉन्ट्रालैटरल भी हो जाता है, मतलब एक ही तरह का चेहरा और एक ही तरह का शरीर भी इन्वॉल्व हो जाता है। और कई बार दूसरी तरह का चेहरा मतलब राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी इस तरह से भी अफेक्ट होता है। तो इसमें आयुर्वेद में जब हम चिकित्सा की बात करते हैं तो पेशेंट को अलग अलग कंडीशन में उसको मैनेज करते हैं। जब पेशेंट शुरुआती 5 दिन के अंदर आ जाता है तो जितना जल्दी हो गया ब्रेन को डैमेज से बचाने के लिए कुछ लोकल ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें अलग अलग लेवल की ट्रीटमेंट है। जो ब्रेन के ऊपर जो सूजन एडिमा होती है उसे कम करने के लिए ट्रीटमेंट करते हैं। वहां का ब्लड सप्लाई जो जैसे कि अभी मैडम ने बताया स्क्रीनिंग स्ट्रोक होता है तो उसको पुनः स्कीमिया से बाहर निकाल के ब्लड सप्लाई स्टार्ट करने के लिए इस तरह की कुछ लोकल ट्रीटमेंट्स हम अप्लाई करते हैं स्काल्प के ऊपर। और कुछ नेजल एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज ए ट्रांसनेजल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। और फिर जो सेकेंड फेज में सबएक्यूट फेज में आ जाते हैं तब हम उन पेशेंट्स को एक गट ब्रेन एक्सिस है कि एक गट में भी एक जो अपना ब्रेन का एक माइक्रो एपिटोम सिस्टम एक गट में भी होता है, जिसको अभी लेटेस्ट रिसर्च से गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। तो गट के थ्रू भी हम कुछ विशेष पंचकर्म चिकित्सा करते हैं, जिसमें एक प्रकार का ट्रीटमेंट को लेकर, चिकित्सा को लेकर डॉक्टर पटेल आपसे और डिटेल में आगे मैं बात करूंगी। डॉक्टर जूही गुप्ता, अगर आप बताएं व्यक्ति जिसको स्ट्रोक आता है उसके लक्षणों पर हम बाद में जाएंगे, लेकिन अगर आप पहले कारण हमें बताएं कि क्या बड़े कारण हैं जिसकी वजह से किसी को स्ट्रोक आता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो स्ट्रोक है वो प्रिवेंटेबल डिजीजेस की कैटेगरी में है। मतलब 100 में से 90 लोगों में इसको बचाया जा सकता है। तो इसका मतलब पूरे के पूरे जो कारक हैं वो हमारे हाथ में है। जैसे हमारी जीवनचर्या इसमें एक बहुत ही बड़ा कारण है। स्मोकिंग यानी सिगरेट धूम्रपान का प्रयोग करना, उसके सिवाय असामान्य भोजन, जो भोजन आपका लोकल पैदा नहीं होता, जो आपके कल्चरल सिस्टम के ऊपर आधारित नहीं है, आप आर्टिफिशियल सोर्सेज से भोजन कर रहे हैं। हम लोग गाय का घी खाना हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, उसको छोड़कर हम बहुत हाई फैट वाला जो कंटेंट है उसको कंज्यूम करते हैं। फिर शारीरिक व्यायाम नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और इसके अतिरिक्त कुछ आनुवांशिक प्रभाव भी होते हैं। परंतु स्ट्रोक हम लोग ये मानते हैं कि यदि हम अच्छी जीवनचर्या का पालन करें, व्यायाम करें और साथ में सात्विक भोजन जो हमारे क्षेत्र विशेष के लिए बताया गया है उसका अनुपालन करें तो एक बहुत बड़ी संख्या में इसको हम बचा सकते हैं। जो एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड है, उन केसेस की मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं जो कॉमनली जो लेमैन पॉपुलेशन में स्ट्रोक रिपोर्ट होते हैं उनकी बात कर रही हूँ। बिल्कुल। इसके अलावा डॉक्टर त्रिपाठी, अगर देखें तो हमारे देश में हर साल लाखों लोग ब्रेन स्ट्रोक की चपेट में आते हैं और सही जानकारी ना होने की वजह से कई लोगों को समय पर इलाज भी नहीं मिलता है और कई लोगों की मौत भी हो जाती है। यानी कि सही समय पर अगर स्ट्रोक को पहचाना जाए और इलाज मिले तो काफ़ी लोग ठीक हो सकते हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि लक्षणों को समझा जाए। स्ट्रोक को लेकर क्या ऐसे आम लक्षण हैं जिन्हें देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति को स्ट्रोक आया है? कि स्ट्रोक के लक्षण मिस नहीं होते हैं और होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एकाएक होते हैं, सडनली होते हैं। तो सडनली जो है मुंह का टेढ़ा हो जाना और हाथ पैर का कमजोर हो जाना एक तरफ का, ये एक लक्षण है। मुंह एक तरफ का टेढ़ा हो जाना ऐसे और हाथ पैर दूसरी तरफ का कमजोर हो जाना, ये भी एक लक्षण है। या फिर जो है बोलने में खराबी आ जाना, लड़खड़ा के बोलना, लड़खड़ा के चलना, ये भी एक लक्षण है। एक एक चीज दो दो दिखाई देना, ये भी एक लक्षण है। और एकदम से एक आधा आधा हिस्सा देखना बंद हो जाना, ये भी एक लक्षण है। ये सारे लक्षण हैं लकवे के। इसके अलावा
जो है बेहोशी, एकदम से बेहोशी, दौरे पड़ सकते हैं, दौरे एक दो पड़ के बेहोशी हो सकती है, या किसी भी बुजुर्ग का सुबह के टाइम एकदम से बेहोश पाया जाना बिस्तर पे, जैसे उठे ही नहीं बेहोश है, तो ये भी एक लक्षण है। एक आध जा रहे हैं और जाके एकदम से गिर जाएं और बेहोश हो जाएं, ये भी एक लक्षण है। तो ये सारे लक्षण लकवी के हो सकते हैं। एक और लक्षण होता है जिसमें बोलना एकदम बंद हो जाता है, जिसको हम अफेजिया बोलते हैं, ये भी एक लक्षण है। तो ये एकाएक जो एक लक्षण आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मिस ना हो। कई बार क्या होता है, हल्की सी कमजोरी आती है फेस पे और हाथ पे, तो ये इग्नोर की जाती है और 6-6, 8-8 घंटे हो जाते हैं, और जब बढ़ती है वो, जब हाथ पूरा कमजोर हो जाता है, जब हाथ पूरा गिर जाता है धड़ से, तब ही लोग आते हैं। और जो थेरेप्यूटिक विंडो है 4.5 आवर्स, 4.5 आवर्स के अंदर हमको इनको टेनेक्टप्लेज या ऑल्टीप्लेज इंजेक्शन लगाना है, जिससे इस्चेमिक स्ट्रोक की जो खून की नली ब्लॉक्ड है वो खुल जाती है। तो अगर मरीज सिम्टम जल्दी नहीं रिकग्नाइज करेंगे या घर वाले सिम्टम जल्दी नहीं रिकग्नाइज करेंगे और हमारे पास 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे बाद आएंगे, तो हम इलाज नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि सिम्टम रियलाइज होता है और मरीज अस्पताल जाता है, बदकिस्मती से जिस अस्पताल में वो जाता है वहां पे डॉक्टर या जो मेडिकल सिस्टम है वो उस स्ट्रोक को रिकग्नाइज नहीं करता है, और उसकी वजह से उसको वो वहां रख लेते हैं, और जब बढ़ता है स्ट्रोक तब हायर सेंटर भेजते हैं या ऐसे गवर्नमेंट सेंटर पे भेजते हैं जहां पे टेनेक्टप्लेज या ऑल्टीप्लेज मिलता है, पर ऑलरेडी वो थेरेप्यूटिक विंडो जो है 4.5 आवर्स की वो गुजर गई होती है। इसीलिए स्ट्रोक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तुरंत आप एलोपैथिक सेंटर आए, 4.5 आवर्स के अंदर आपको टेनेक्टप्लेज और ऑल्टीप्लेज लेना ही है। इसका एविडेंस है साइंस में, और साइंटिफिक एविडेंस से अगर हम सही तरीके से ये इंजेक्शन लें तो खून की नली खुल जाती है, और जो मरीज की अपाहिज स्थिति है, अपाहिज स्थिति से मरीज बच सकता है जी। एक और स्ट्रोक है जिसमें खून की नली फटती है, इसमें भी बहुत जरूरी है कि डॉक्टर के पास तुरंत आए, क्योंकि सीटी स्कैन में हमको पता चलेगा कि खून की नली फटी है और कितना खून बह गया है ब्रेन में। देखिए, ब्रेन के अंदर ज्यादा जगह नहीं है खून को बैठने के देने के लिए, इसीलिए अगर थोड़ा हेमरेज है तो हम उसको ऐसे ही छोड़ते हैं, पर अगर ज्यादा हेमरेज है, वॉल्यूम उसकी ज्यादा है, उसका कैलकुलेट करते हैं हम, उसके बाद न्यूरो सर्जन जाके उसको निकाल देते हैं, तभी जान बचती है, नहीं तो जानलेवा होता है। जो सेरेब्रल वेनस थ्रोम्बोसिस है, जो औरतों में होता है प्रेगनेंसी के बाद, या फिर अल्कोहलिक्स में होता है, तो फिर उसमें क्या होता है, खून जम जाता है वेन्स में। इसमें भी खून पतला करने के इंजेक्शंस आते हैं और दवाइयां आती हैं, ये तुरंत शुरू होनी है स्कैन करने के बाद। तो सीटी स्कैन सब में जरूरी है, एमआरआई तीनों में जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि ये जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे जैसे ही एकाएक कोई लक्षण हो। ये नहीं कि आप इधर उधर आप डगमगा रहे हैं, और जब तक आप अस्पताल पहुंचे जहाँ पे इंजेक्शन मिलता है या सर्जरी होती है, इतना लेट हो चुका होता है कि मशीन या सांस लेने में दिक्कत आती है और वेंटिलेटर पे पेशेंट को डालना पड़ता है। बिल्कुल जी। डॉक्टर भट्टेड़, पहले ये माना जाता था कि स्ट्रोक का खतरा जो है वो जो बुजुर्ग हैं, जो वृद्ध हैं, 60 साल की उम्र के ऊपर के लोगों को होता है, लेकिन अब ये चीज़ कितनी बदल चुकी है? किन लोगों को स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा है आज के समय में? बिल्कुल मैडम, जैसे कि अभी मेरे अन्य 2 कलीग्स ने भी पहले बताया कि आज की जो जीवन शैली है, आज का जो लाइफस्टाइल है, खान-पान है, स्ट्रेस है ना, एंड जो सबसे मेन कारण है इसको ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर होना, है ना। तो जैसे ब्लड प्रेशर भी पहले 50 साल 60 साल की बात देखा जाता था, लेकिन आज ब्लड प्रेशर जो है 30 या 35 साल की उम्र से स्टार्ट हो रहा है, और इसी के साथ में जो एडिक्शंस है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है ना, प्लस जो लाइफस्टाइल रिलेटेड स्ट्रेस है, इन सब के कारण जो ब्लड वेजल्स में एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रक्रिया है, मतलब ब्लड वेजल्स का जो अंदर का ल्यूमेन है, उसके अंदर की जो नाली है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है और एक स्थिति पहुंच जाती है जब, जैसा कि महिमा त्रिपाठी मैडम ने भी बताया अभी, बंजरी जी ने, कि जब वहां ब्लॉकेज की स्थिति पहुंचती है,
तो ये जरूरी नहीं कि पहले के समय में 50 या 60 साल के बाद ही होता था, लेकिन आज की जीवन शैली के कारण ये 30, 35, 40 साल में भी शुरुआत हो रही है। और खास करके एक प्रकार का स्ट्रोक होता है जिसको एम्बोलिक स्ट्रोक कहते हैं। वो एम्बोलिक स्ट्रोक यंगर एज में ज्यादा पाया जाता है, जबकि थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक है जो 40 से 50-55 साल तक, और हेमोरेजिक किसी भी स्थिति में पाई जाता है। तो मुख्य कारण है हमारी लाइफस्टाइल, हमारी जीवन शैली, खान पान और स्ट्रेस। इनको हम अगर एक सुचारू स्वरूप में किया जाए और सात्विक जीवन, सात्विक भोजन पे आ जाए, और जो हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, अगर उसकी दवाई सही तरह से की जाए तो काफी हद तक हम स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। और प्रिवेंशन की जहाँ बात आ रही है और होम्योपैथी की अगर बात करें डॉक्टर जूही गुप्ता, कितनी मदद होम्योपैथी प्रिवेंशन को लेकर कर सकता है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति या आयुष चिकित्सा पद्धतियां मूलतः बचाव पे ही काम करती हैं। हमारा आधार ये है कि हम शरीर की स्वयं की प्रतिरोधक प्रतिकारक शक्ति को स्ट्रेंथन करें, उसको एनेबल करें, और उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास न सिर्फ दवाएं हैं, हमारे पास व्यक्ति के जीवन की प्रत्येक ऐसी व्याख्या है जिसका यदि वो पालन करता है तो इस प्रकार की बीमारियों से वो नहीं ग्रसित होगा। जैसे यदि हमें मिलता है कि बहुत विशेष रूप से देखा गया कि किसी में हाई बीपी की टेंडेंसी है, या अनुवांशिक उसका जेनेटिकली उनका बड़ी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया की और उसके बाद स्ट्रोक की भी, तो ऐसे पेशेंट्स में हम कुछ ऐसी दवाएं देते हैं जिनसे उनके रक्त की तरलता बनी रहे। और जब रक्त की तरलता बनी रहती है, उसको ब्लड थिनिंग का कंसेप्ट नहीं है, उसका कंसेप्ट ये है कि शरीर स्वयं उसको एक सामान्य अवस्था में रखता है। साथ ही हम उसको डाइटरी सब्स्टिट्यूशन भी कराते हैं, जैसे आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग उसको सोडियम क्लोराइड से पोटेशियम क्लोराइड पे शिफ्ट करते हैं। इतना ही नहीं, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति यद्यपि यूरोप में जन्मी है, एलोपैथिक डॉक्टर ने उसको जन्म दिया है, लेकिन सभी चिकित्सा पद्धतियों के पितामह क्योंकि आयुर्वेद है, तो जैसे हमारे आम भोजन में हल्दी है, अदरक है, दालचीनी है, सेंधा नमक है, इन सब का प्रयोग यदि हम निरंतर रूप से करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस तरह की समस्याओं से काफी हद तक बच सकते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, एलोपैथी के नज़रिए से आप प्रिवेंशन के लिए, स्ट्रोक से बचाव के लिए क्या सलाह देंगी? देखिए, ये जो है लाइफस्टाइल मीडिएटेड डिजीज हमेशा नहीं होती है। अबाउट 80% में लाइफस्टाइल मीडिएटेड डिजीज है, 5 to 10% में जेनेटिक है, और 10 से 25% में इसका कारण हमको नहीं पता चलता है सब जांच करने के बाद भी। तो जो लाइफस्टाइल प्रिवेंटेबल डिजीज है, एक तो है नंबर 1 है डायबिटीज। डायबिटीज एक एपिडेमिक है अपने देश में, ठीक है। ये अगर हम देखें तो डाइट से कंट्रोल हो सकता है, प्लस शुगर का जो बहुत उपयोग होता है, गुड़ को छोड़ के हम शुगर पे ध्यान देते हैं, उससे उसको कम करना। प्लस जो है, जो खाना है वो नियमित खाना, बहुत ज्यादा खाना, बहुत बार खाना। आजकल एक कंसेप्ट चला है क्रॉनिक इंटरमिटेंट फास्टिंग का, दैट इज आप 2 बार ही खाएं और 8 घंटे के अंदर खाएं और बाकी टाइम आप फास्टिंग रहें। ये भी बहुत अच्छा होता है डायबिटीज के लिए। इसके अलावा होता है हाइपरटेंशन, जैसे ब्लड प्रेशर जो बताया गया है। ब्लड प्रेशर के कोई सिम्टम नहीं होते हैं, अगर वो माइल्ड और मॉडरेट होता है कोई सिम्टम नहीं होते हैं, इसीलिए वो पकड़ में नहीं आता है। उसके कारण जब तक पकड़ में आता है बहुत लेट हो चुकी होती है। इसीलिए 35 साल के बाद या 30 साल के बाद जरूरी है कि हम महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार एटलीस्ट हमारा ब्लड प्रेशर नापें। विदेश में मॉल्स में, अलग अलग जगहों में, पब्लिक प्लेसेस में ब्लड प्रेशर मशीन्स हैं, जैसे वेइंग मशीन्स हैं, और ब्लड प्रेशर देखा जाता है और उसका इलाज सही समय से किया जाता है। हमारे देश में ब्लड प्रेशर एक अनट्रीटेड एपिडेमिक है। इसके अलावा जो है, तीसरा है मोटापा। हमारा खान पान इतना खराब हो गया है जिससे हम बोल सकते हैं हम मॉल न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन तो है जब कम खाने को मिलता है, पतले हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, पर आजकल के जमाने में मॉल न्यूट्रिशन जो है, या बाहर का खाना जिसमें अन्य प्रकार का तेल, अन्य प्रकार के मसाले और ज्यादा खाना, जरूरत से ज्यादा खाना, की वजह से मोटापा बढ़ जाता है। अब जब मोटापा बढ़ता है, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है, और इससे एक और बीमारी होती है जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ऐसी बीमारी है जिसमें नींद में खराटे आती हैं और खराटे बढ़ती रहती हैं और सांस रुक जाती है।
जब सांस रुकती है कराटे लेते लेते तो ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाता है। जब ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाता है खून की नली ब्लॉक हो सकती है और स्ट्रोक हो सकता है। तो जो खराटे की बीमारी है जिसमें सांस रुक रही है या फिर खास के मरीज नींद में उठ रहा है उसमें स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। ये भी प्रिवेंटेबल है। इसके अलावा है अपना लाइफस्टाइल, सीडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर आप कुर्सी पे 6 से ज्यादा घंटे के लिए बैठेंगे, इट इज इक्वल टू स्मोकिंग, द रिस्क ऑफ स्मोकिंग। तो जो स्ट्रोक का रिस्क है वो कुर्सी पे बैठने पे, लंबे समय बैठने से भी होता है। द लॉन्गर यू सिट, इट इज इक्वल टू स्मोकिंग। सो सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। उसके अलावा स्मोकिंग इज अ रिस्क फैक्टर। आप देख रहे हैं आज के दिन में दिल्ली में हर कोई स्मोक कर रहा है बिकॉज वी आर एक्सपोज टू पोल्यूशन। So all of us are smoking and we are all at risk of stroke. Okay, this has to be prevented by political will, by people understanding. उसके अलावा है शराब, very often alcohol रोज लेना। और आज ही मेरे पास एक 39-year-old stroke patient, 39 क्या उम्र है, बहुत यंग एज है, अल्कोहलिक है, रोज अल्कोहल लेता है, आधी बॉटल उसको अल्कोहल लेनी ही है, उसको आज स्ट्रोक हो गया है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल एक कारण है। इसके अलावा ब्लड में कुछ विटामिन्स की कमी होती है, होमोसिस्टीन ज्यादा हो जाता है तो भी स्ट्रोक होता है। कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं, MTHFR म्यूटेशंस, उसकी वजह भी स्ट्रोक हो सकता है। तो ये सारे कारण हैं। यंग लड़कों में हम स्ट्रोक आजकल देख रहे हैं जिमिंग की वजह से। जो जिम्स जाते हैं वो विगरस एक्सरसाइज करते हैं जिसमें वैल्सेल्वा मनूवर इन्वॉल्व है, दैट इज वो सांस को पकड़ के वेट को उठाते हैं। उसकी वजह से जो गले में जो खून की नलियां हैं ये फट जाती हैं, जिसको हम डिसेक्शन बोलते हैं। एक और मेजर कारण आजकल हम यंग लोगों में देख रहे हैं वो है ऊट पटांग योगासन करना। जो नहीं आता है, शीर्षासन कर रहे हैं या सर्वांगासन कर रहे हैं या गर्दन पे ऐसा आसन कर रहे हैं जिसपे गर्दन पे खिंचाव हो रहा है, जिसकी वजह से भी डिसेक्शन हो जाता है खून की नली में और स्ट्रोक हो रहा है यंग लोगों को। तो जिमिंग की वजह से ऊट पटांग सही तरीके से नहीं सीखा है, योगासन कर रहे हैं। उसके अलावा जो जिम में जाते हैं, अक्सर जिमिंग एक बिजनेस बन चुकी है जहां पे जिम के लोग जो जिमिंग कर रहे हैं, जो जिम जो ओनर्स हैं, ये लोगों को बोलते हैं ये प्रोटीन पाउडर आप खाइए। अब वो प्रोटीन पाउडर में क्या है किसी को नहीं पता है, तो वो ज्यादा वो प्रोटीन पाउडर खाते रहते हैं जिसकी वजह से हाइपर विस्कोसिटी होती है और स्ट्रोक होता है। देखिए हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम में सत्तू है, दैट इज इक्वल टू प्रोटीन पाउडर। हम उसको छोड़ के जो डब्बे में प्रोटीन आ रहे हैं वो खा रहे हैं बच्चे आजकल, और पानी नहीं पी रहे हैं, ब्लड की थिकनेस बढ़ रही है और लकवा हो रहा है। तो ये आधुनिक कारण हम लोग देख रहे हैं, जिमिंग, जिम पाउडर सब्स्टिट्यूशन जो खा रहे हैं ये लोग, हाई प्रोटीन। उसके अलावा ऊटपटांग तरीके से सही ना सीखा योगा, और गर्दन पे कोई इंजरी, ये नई चीजें हैं जो लकवा कर रही हैं जी। आज के दिन में। जो इसीलिए जो युवा है वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, जिसके पीछे बड़े कारण हो सकते हैं, जैसा आप बता रहे हैं डॉक्टर त्रिपाठी। डॉक्टर पटेल, काफ़ी सारे जो रीजंस हैं उस पर बारीकी से डॉक्टर त्रिपाठी ने नज़र डाली है, हमें बताया इसके बारे में। आयुर्वेद में अगर बचाव के लिए, प्रिवेंशन के लिए हम बात करें, कुछ और बातें हैं जो आप जोड़ना चाहते हैं इसमें? आयुर्वेद में जैसे कि पक्षाघात को हम एक वात विकार मानते हैं, मतलब वात की वृद्धि होना, शरीर में वायु की वृद्धि होना। तो ऐसे खान पान जिससे वायु की वृद्धि होती है, कि खास कर जो पचने में भारी भोजन है जिसके कारण वायु की वृद्धि होती है, जो हाई प्रोटीन डाइट है उसको भी हम अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठा हुआ जीवन, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। जबकि नियमित व्यायाम और एक सही तरह से सीखकर योगासन की प्रैक्टिस, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना चाहिए। और भोजन जो है वो सुपाच्य, हल्का, घर का बना हुआ ताजा भोजन लेना चाहिए। पीने के लिए गर्म पानी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। खास करके वेजिटेबल्स में, सब्जियों में, जैसे हल्दी है, सूंठ है, लौकी है, इनका प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। सिंपल आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो हर कोई घर पे बना सकता है, उगा सकता है। जैसे सबसे अच्छा हर्ब है गिलोय, जो अभी कोविड के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव है, लेकिन इसको प्रिवेंट करने के लिए, और जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, मोटापा है, ये 3 मुख्य कारण है स्ट्रोक के, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको भी काफी हद तक घटाने के लिए, तो गिलोय और सूंठ और हल्दी, ये तीनों चीज हर कोई घर पे ले सकता है। और इससे काफी हद तक हम स्ट्रोक के जो मूल कारण है उसको काफी हद तक कम कर सकते हैं, और सेकेंडरी उसके कारण स्ट्रोक होने से भी प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक सबसे सिंपल बात है जो है सिर पे तेल लगाना।
जो बहुत ही भारत में एक सामान्य प्रक्रिया थी। हर घर में बच्चों को माँ बाप तेल लगाते थे और बुजुर्ग भी लोग, इन सभी को तेल लगाने की आदत थी, जो काफी हद तक कम हो गई है। लेकिन जो अपने सर पे नियमित तेल का प्रयोग करता है उसका मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वे में मेंटेन हो जाता है, जिसके कारण हम हो सकता है कि जो स्ट्रोक की पैथोलॉजी बन रही है उसको भी काफी हद तक हम चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आयुर्वेद की जो प्रिवेंटिव गाइडलाइंस है, और इसके अलावा विशेष करके जैसे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है, यहाँ पंचकर्म चिकित्सा की विशेष सुविधा उपलब्ध है। साल में एक आध बार अगर व्यक्ति 7 दिन का समय निकाल के शरीर शुद्धि का चिकित्सा कर लिया जाए पंचकर्म के थ्रू, तो काफी हद तक हम स्ट्रोक से प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर जूही गुप्ता, होम्योपैथी के नज़रिए से अगर मैं ट्रीटमेंट पे आऊँ या फिर रिहेबिलिटेशन या पुनर्वास को लेकर होम्योपैथी किस तरह से मदद कर सकती है? पुनर्वास की जहाँ तक बात है, तो जिस मरीज को प्राथमिक इमरजेंसी केयर मिल गई है उसमें जो इम्प्रूवमेंट है, जो प्रोग्रेस है, वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत काफ़ी अच्छे उसके आउटकम्स होते हैं यदि हम उनको, जैसा आपने बताया, फिजियोथेरेपी और साथ में होम्योपैथिक औषधियाँ दी जाएं। क्योंकि होम्योपैथी में हम इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब व्यक्ति विशेष पे आधारित। जैसे शायद आप लोगों को इसका एक कंसेप्ट होगा कि यदि 5 लोगों में स्ट्रोक की पिक्चर और स्ट्रोक में फाइंडिंग्स एक जैसी हैं, तो भी हम होम्योपैथी में उनको अलग अलग दवा दे सकते हैं और उसका आधार उस व्यक्ति के शरीर की बनावट, उसके डिफरेंट रिस्पॉन्सेस, उसके शरीर की प्रकृति, प्रवृत्ति आदि होती है। तो हम किसी भी व्यक्ति को इसमें बहुत लाभान्वित कर सकते हैं। दूसरा, यदि बहुत इनिशियल स्टेज पे है, ट्रांजिएंट स्टेज पे है, तो ऐसे में उसको वो एपिसोड रिपीट ना हो और उसकी जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसकी जो ब्लड है उसकी क्वालिटी, उसके सर्कुलेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम बहुत ही अच्छी तरह से उस व्यक्ति को उस स्पेसिफिक दवा से उपचारित कर सकते हैं। पर एक मेरा सुझाव यहाँ पर रहेगा जी, क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन है और मैडम ने और सर ने भी बताया कि जो यूथ है वो इसके चंगुल में आ रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर असेसमेंट, स्ट्रोक का, लाइफस्टाइल का असेसमेंट ये बच्चों के करियर से जोड़ना चाहिए, सो दैट बिसाइड्स एवरीथिंग एल्स, जो भी वो तैयारियां कर रहे हैं, जो भी वो पढ़ रहे हैं, अपनी हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को वो प्राथमिकता दें। क्योंकि उनके स्वास्थ्य का जो हनन हो रहा है, ये जो लाइफस्टाइल डैमेज हो रहा है, ये शुरू ही स्टूडेंट लाइफ से हो रहा है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है और ऐसा अभी शायद मैंने पेपर में पढ़ा था, चीन में उन्होंने शुरू भी किया है। तो इस प्रकार की पहल भी एक बहुत अच्छा लक्ष्य हो सकता है हमारे लिए आने में वाले समय में। जो आज का अंक है उसका समय यहीं पूरा हो रहा है, इसलिए फिलहाल कार्यक्रम को यहीं रोकना होगा। आप तीनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। उम्मीद है कि स्ट्रोक को लेकर आज बताई गई हर छोटी और बड़ी बात, इन पर आप सभी ध्यान देंगे। डॉक्टर भत्तेड़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जूही गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो उम्मीद है आप इन बातों पर ध्यान देंगे, खुद जागरूक होंगे, आसपास के लोगों को जागरूक करेंगे और सलाह और सुझाव अपनाकर स्ट्रोक को अपने से कोसों दूर रखेंगे। अभी से संतुलित और पौष्टिक खान पान और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाइए और बिल्कुल स्वस्थ रहिए। इसी के साथ आयुष्मान भव के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।